रामदास जी ने कहा। हाँ बेटा, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अजय तुरंत पानी लेकर आया। रामदास जी ने धीरे धीरे पानी पिया। उधर काउंटर पर बैठी रीमा सक्सेना यह सब देख रही थी। उसने अपनी साथी से धीरे से कहा, देखा, अब चपरासी भी इनके लिए दौड़ रहा है। उसकी साथी हंस पड़ी। लगता है बाबा ने दोस्ती कर ली है। रीमा ने व्यंग्य में कहा, ऐसे लोग यही करते हैं, सहानुभूति लेकर काम निकलवाते हैं। रामदास जी ने यह सब सुन लिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। बैंक की दीवार पर लगी घड़ी ने 11:30 बजा दिए। रामदास जी ने घड़ी की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपनी छड़ी संभालते हुए खड़े हो गए। अजय ने पूछा, बाबा, आप जा रहे हैं क्या? रामदास जी ने कहा, नहीं बेटा, अब शायद मुझे खुद ही मैनेजर से मिलना पड़ेगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही लोगों ने उन्हें उस दिशा में जाते देखा, कई लोग फिर फुसफुसाने लगे। एक आदमी बोला, देखो, बाबा अब सीधे मैनेजर के कमरे में जा रहे हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, अब मजा आएगा। रीमा ने भी यह देखा। वह तुरंत अपनी सीट से उठी और तेज कदमों से आगे बढ़ी। बाबा, उधर नहीं जा सकते। लेकिन तब तक रामदास शर्मा मैनेजर के केबिन के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और अगले ही पल उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठे मैनेजर अरविंद मेहरा ने अचानक सिर उठाया। उनकी नजर सामने खड़े बुजुर्ग पर पड़ी और उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे, आप अंदर कैसे आ गए? उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बुजुर्ग को वह एक साधारण आदमी समझ रहे थे, असल में वही इस पूरे बैंक की किस्मत लिखने वाले इंसान थे। मैनेजर अरविंद मेहरा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। अचानक केबिन का दरवाजा खुला और सामने रामदास शर्मा को देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरे, आप अंदर कैसे आ गए? बिना परमिशन के केबिन में घुसना मना है। रामदास जी शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं काफी देर से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सोचा अब खुद ही आ जाऊं। इतने में पीछे से रीमा सक्सेना भी तेजी से अंदर आई। वह थोड़ी घबराई हुई थी। सर, सॉरी, मैंने इन्हें रोका था, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर आ गए। मैनेजर ने गुस्से में कहा, यह बैंक है, कोई बाजार नहीं। हर कोई उठकर मेरे केबिन में चला आएगा क्या? रामदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं बस 2 मिनट बात करना चाहता हूं। अरविंद मेहरा कुर्सी पर पीछे टिकते हुए हंस पड़े। बाबा, आपको समझ नहीं आता क्या? मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। रामदास जी ने धीरे से अपना पुराना झोला खोला। उसके अंदर से उन्होंने एक मोटा सा लिफाफा निकाला। लिफाफा मेज पर रखते हुए बोले, बस इन कागजों को एक बार देख लीजिए, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैनेजर ने लिफाफे की तरफ देखा, फिर रामदास जी की तरफ। उनके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिख रहा था। उन्होंने व्यंग्य से कहा, इसमें क्या है? लोन की एप्लीकेशन? रीमा हल्के से मुस्कुरा दी। मैनेजर ने लिफाफा उठाया, लेकिन उसे खोला भी नहीं। उन्होंने उसे वापस मेज पर पटक दिया। देखिए बाबा, मुझे ऐसे कागज देखने की जरूरत नहीं है। रामदास जी ने शांत आवाज में पूछा, बिना देखे ही कैसे तय कर लिया? मैनेजर ने हंसते हुए कहा, मुझे लोगों की पहचान है, सालों से बैंक चला रहा हूं। फिर उन्होंने सीधे रामदास जी की आंखों में देखते हुए कहा, आप जैसे लोग यहां रोज आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जेब खाली होती है। केबिन के बाहर खड़ी रीमा यह सुनकर मुस्कुरा रही थी। रामदास जी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, कई बार सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। मैनेजर ने चिढ़कर कहा, देखिए बाबा, मेरा समय खराब मत कीजिए। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं। रामदास जी ने धीरे से लिफाफा फिर मेज पर रखा। ठीक है, जब आपको यकीन ही नहीं है तो मैं चलता हूं। फिर उन्होंने शांत आवाज में एक बात कही, लेकिन याद रखना, आज जो हुआ है उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। यह सुनकर मैनेजर हंस पड़े। अच्छा, अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं? रामदास जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना झोला उठाया, छड़ी संभाली और धीरे धीरे केबिन से बाहर निकल गए। बैंक की लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। कोई मुस्कुरा रहा था,
कोई सिर हिला रहा था। रीमा वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसने अपनी साथी से कहा, आजकल लोग भी ना कितनी अजीब बातें करते हैं। उधर रामदास जी धीरे धीरे बैंक के दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन उनके जाने के बाद केबिन के अंदर मेज पर रखा वही लिफाफा अभी भी पड़ा था। कुछ देर बाद वहां अजय आया। उसकी नजर उस लिफाफे पर पड़ी। उसे याद आया कि यही वही कागज थे जो बाबा बार बार दिखाना चाहते थे। अजय ने धीरे से लिफाफा उठाया। उसने सोचा, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे देखने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। और अगले ही पल उसने लिफाफा खोल दिया। कागज पढ़ते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन कागजों में जो लिखा था वह पूरे बैंक की नींव हिला देने वाला सच था। अजय के हाथ में वह लिफाफा था जो अब भी कुछ ही मिनट पहले रामदास शर्मा मैनेजर की मेज पर छोड़ गए थे। उसने धीरे धीरे कागज बाहर निकाले। पहले पन्ने पर बैंक का लोगो बना हुआ था। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, विश्वास बैंक लिमिटेड। अजय ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी नजरें नीचे जाती गईं, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने जल्दी जल्दी बाकी पन्ने भी देखने शुरू कर दिए। उन कागजों में साफ लिखा था कि विश्वास बैंक की स्थापना रामदास शर्मा ने की थी और बैंक के 60% शेयर उनके नाम पर दर्ज थे। मतलब वही बुजुर्ग आदमी जिन्हें सबने एक साधारण व्यक्ति समझ लिया था, असल में इस पूरे बैंक के सबसे बड़े मालिक थे। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत दूसरा पन्ना देखा। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दस्तावेज थे। नीचे साफ लिखा था, फाउंडर एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर श्री रामदास शर्मा। अजय की सांस तेज हो गई। वह खुद से बुदबुदाया, हे भगवान, हम लोगों ने क्या कर दिया। उसी समय मैनेजर अरविंद मेहरा अपने केबिन से बाहर आए। उन्होंने अजय को कागज पकड़े देखा और पूछा, क्या देख रहे हो? अजय घबराते हुए बोला, सर, यह वही कागज हैं जो उस बाबा ने दिए थे। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, ऐसे कागज रोज आते हैं। लेकिन अजय की आवाज कांप रही थी। नहीं सर, आपको यह देखना चाहिए। मैनेजर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कागज उसके हाथ से ले लिए। चलो दिखाओ क्या है इसमें। उन्होंने जैसे ही पहला पन्ना पढ़ा, उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। दूसरा पन्ना देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत तीसरा पन्ना पलटा। अब उनके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? अजय ने धीरे से कहा, सर, वही बुजुर्ग रामदास शर्मा। मैनेजर ने हकलाते हुए कहा, मतलब वह? अजय ने सिर हिलाया। जी सर, वही इस बैंक के मालिक हैं। यह सुनते ही मैनेजर की आंखें फैल गईं। कुछ सेकंड तक केबिन में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर काउंटर पर बैठी रीमा सक्सेना ने आवाज लगाई, सर, क्या हुआ? मैनेजर ने धीरे से कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। रीमा ने जैसे ही पढ़ा, उसके चेहरे से भी रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। यह तो, मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, हमने बैंक के मालिक का अपमान कर दिया। रीमा को अचानक याद आया, वह कैसे बार बार उन्हें बाबा कहकर टाल रही थी। कैसे उसने गार्ड से कहा था कि उन्हें बाहर बैठा दो। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। बैंक के अंदर धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी। स्टाफ एक दूसरे से फुसफुसाने लगा, क्या सच में वही मालिक थे? हमने तो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। अब क्या होगा? मैनेजर अरविंद मेहरा कुर्सी पर बैठ गए। उनके माथे पर पसीना आ गया था। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। अभी सिर्फ दोपहर के 12 बजे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे पूरा दिन उनके ऊपर टूट पड़ा हो। तभी अचानक बैंक के बाहर हलचल होने लगी। गार्ड जल्दी जल्दी अंदर आया। सर, सर, मैनेजर ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? गार्ड बोला, सर, बाहर कई बड़ी गाड़ियां आकर रुकी हैं और गार्ड ने कांपती आवाज में कहा, उनमें से वही बुजुर्ग उतर रहे हैं। पूरा बैंक अचानक खामोश हो गया, क्योंकि अब बैंक के असली मालिक वापस आ चुके थे। और इस बार वह सिर्फ मिलने नहीं आए थे। बैंक के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकीं। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया। कुछ ही क्षणों बाद रामदास शर्मा अंदर आए।
इस बार उनके साथ 2 अधिकारी भी थे जिनके हाथ में फाइलें थीं। पूरा बैंक सन्नाटे में था। मैनेजर अरविंद मेहरा और रीमा सक्सेना घबराए हुए खड़े थे। रामदास जी धीरे धीरे आगे बढ़े और शांत आवाज में बोले, कल मैं यहां एक साधारण ग्राहक बनकर आया था, लेकिन मुझे यहां इंसानियत नहीं दिखी। एक अधिकारी ने फाइल खोलकर सबके सामने कहा, ये दस्तावेज बताते हैं कि विश्वास बैंक के संस्थापक और सबसे बड़े शेयर होल्डर श्री रामदास शर्मा हैं। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। रामदास जी ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, जिस बैंक की नींव मैंने मेहनत से रखी, वहां अगर लोगों को कपड़ों से आंका जाएगा तो यह बैंक सही रास्ते पर नहीं है। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया, आज से अरविंद मेहरा मैनेजर नहीं रहेंगे और अजय, जो इंसानियत समझता है, वही अब इस शाखा की जिम्मेदारी संभालेगा। रीमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए सर। रामदास जी ने शांत स्वर में कहा, गलती से सीखो। याद रखो, बैंक पैसे से चलता है लेकिन सम्मान से बढ़ता है। उस दिन के बाद बैंक में एक नियम बन गया, यहां हर इंसान की इज्जत बराबर होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।